हे गाइस, एनी बागो चैनल की सोल लेवलिंग के एपिसोड 8 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जिन वू के एस रैंक हंटर बनने की बात मीडिया में आते ही कितना शोर शराबा हुआ था, यहाँ तक कि इसका इम्पैक्ट उसकी सिस्टर की लाइफ पे भी हुआ था। वही जिन वू वापस से डीमन कासल में चला गया था, जहाँ पे लगातार लेवल अप कर रहा था और ऊपर के फ्लोर्स पे जा रहा था ताकि उस चीज को ऑब्टेन कर सके, ताकि अपनी मदर को ठीक कर पाए। और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे वाला बटन को दबा दें और वीडियो में आगे बने रहें। हमने देखा था कि जीनू कैसे नोटिस करता है कि उसकी आर्मी को कोई काफी चुन चुन के मार रहा है स्ट्रेटेजिकली, और उसी के बाद उसने उनका सामना किया था, जहाँ उसने बाकी डीमन नाइट को तो खत्म कर दिया था, लेकिन एक नाइट अभी बच गई थी जिससे जीनू भी फाइट कर रहा होता है। और जैसे उसे मारने वाला होता है, हम एक आवाज सुनते हैं जो कि काफी सरप्राइजिंग थी लेकिन ह्यूमन जैसी थी। और हेलमेट हटने के बाद हम देखते भी हैं कि इस डीमन का फेस काफी ह्यूमन की तरह था, जो कि माफी मांग रहा था और ये चीज मान लेता है कि कैसे वो लोग हार चुके हैं। जीनू ऐसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, लेकिन इस बात सुन के जवाब देता है कि तुम लोगों ने हम पे पहले हमला किया था, अब मैंने वैसे भी तुम्हारे सारे कंपेनियंस को मार दिया है, जब उनकी लाश को भी देखते हैं पड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पे ये डीमन का कहना था क्योंकि उनका काम ही था नाइट को प्रोटेक्ट करना, तो मरने के बाद भी अगर मैं जीवित बच गई तो वो लोग खुशी रहेंगे। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड तो था, लेकिन जीनू इस बात को मान जाता है और अपने डैगर को भी वापस गायब कर लेता है। वहीं जैसे जीनू से छोड़कर वहां जाने लगता है, हम देखते हुए इसी चांस का फायदा उठा के सीधे उसके ऊपर अटैक कर देती है पीछे से, लेकिन कीबा उसे बचा लेता है अपनी स्किल का यूज करके। और यहाँ पे जीनू के बच जाने को देखकर ये डीमन वापस से जमीन पर लेट जाती है और उसे माफी मांगने लगती है कि अगर हम इस जिंदगी को छोड़ देंगे, यानी मेरी जान नहीं लेंगे, तो मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। जिस पर जीनू इस बात को सुन के उससे पूछता है, क्या तुम मुझे एंट्री ऑफ परमिट दिलवा सकती हो, जिसका यूज करके जीनू ऊपर के फ्लोर्स पे जा सकता है। ऑफर को सुन के ये डीमन कहती है कि मेरी फैमिली के पास ही वो एंट्री ऑफ परमिट था, लेकिन ये कहते हुए कि जब तक मुझे एंट्री ऑफ परमिट मिलती रहेगी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। यहाँ फाइनली हम देखते जीनू को पूछते हुए क्या कि तुम लोग हो कौन। और इसके बाद हम सीन को शिफ्ट होते हुए जब हम देखते एक सुंदर से आइलैंड को, काफी डिस्ट्रक्शन हो रखी थी, और हम देखते पुलिस ऑफिसर को डरे हुई जिसके सामने काफी मैसिव और बड़ी सी एक एंट किसी को खत्म कर रही थी, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर डर के मारे कुछ कर नहीं पाता और ये एंट इसका भी काम निपटा देती है। वही अगले शॉट में हमें पता लगता है कैसे जो पूरी सिटी और तबाह हो चुकी है और ये एंट ये उड़ भी सकते हैं। वही दूसरी तरफ डीमन कासल में अब ये डीमन अपना इंट्रोडक्शन देती है, जहाँ बताते उसका नाम आइजल है, जो कि रेडोरू फैमिली की बेटी है। जीनू इस इंट्रोडक्शन को सुन के कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं जानना चाहता था, जहाँ वो सोचे पड़ जाता है कि वो जानना चाहता कैसे। बारूका ने जो बात उसे बताई थी, यानी कि उस आइजल ने, कैसे सबको सिस्टम है और इसके अंदर मैजिक बीस्ट है जो ह्यूमंस को मारना चाहते हैं, आखिर इन सबके पीछे क्या मिस्ट्री है। जो इसीलिए अब जीनू से एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें भी कॉन्स्टेंटली कोई आवाज सुनाई देती है अपने दिमाग में ह्यूमंस को मारने के लिए। जो आइजल का रिएक्शन काफी अजीब सा था, क्योंकि काफी अजीब सी क्वेश्चन थी उसके लिए, जब बताती है कि हम ये तो नहीं लेकिन एक दूसरा कमांड जरूर सुनते हैं। जब जीनू के पूछने पर उसे बताती है कि उसे ये कमांड सुनाई देता है कि उन्हें इस जगह को प्रोटेक्ट करना है, और ये कमांड उनको तब से सुनाई दे रहा है जब से वो इस जगह पर आए हैं। वही अब जीनू की क्यूरियोसिटी काफी बढ़ जाती है बात सुन के, जहाँ पूछता है तुम लोग इससे पहले कहाँ थे, इसका मतलब। जहाँ पे आइजल उसे बताती है वो लोग इससे पहले डीमन रियल में रहते थे, और एक दिन उनकी आंखें खुली और जब वो अपनी सेंसेस में आए तो उन्होंने देखा कि वो लोग इस जगह पर हैं, यानी कि डीमन कासल में। हम काफी अजीब सी चीज होते हुए भी नोटिस करते हैं, जहाँ पे आइजल की आंखें और वो जो भी बात कहती है वापस ग्लिच करने लगती है। लेकिन जो बात है जीन वो सुन पाता है, उसमें आइजल का कहना था कि बहुत ही बड़े वॉर की प्रिपरेशन कर रहे थे, एक ऐसे वॉर की जो कि उन्हें एक ऐसे एनिमी से लड़ना है जिसको हराने के लिए सारे डीमंस को यूनाइट होना होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं अपने आप कंट्रोल में नहीं है और सिर्फ एक ही बात को रिपीट कर रही है कि कैसी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोजेबल है, यानी कि बताई नहीं जा सकती। और यही बात रिपीट करते करते हम देखते हैं आइजल को बेहोश होते हुए। जीनू से गिरने से तो बचा लेता है। जीनू को समझ में आ जाता है कि वो इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आइजल से नहीं निकलवा सकता, सिस्टम ही अलाउ ही नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते एक मीटिंग में बहुत सारी पिक्चर दिखाई जा रही थी प्रोजेक्टर के ऊपर, जो कि उन एंड्स की थी और उस पूरी सिटी की जहाँ पे तबाही मची हुई थी और काफी सारे लोग मारे गए थे। इस मीटिंग के आगे ये भी बताया जाता है कि कैसे कितने सारे लोग मारे जा चुके हैं और कितने सारे हंटर भी अपनी जान गंवा चुके हैं अभी तक। ये सारी चीजें जानने के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं एसोसिएशन के, वो कहते हैं सिर्फ एक मॉन्स्टर ने इतनी सारी कैजुअलिटीज कर दी हैं। ऐसे तो जो ए रैंक हंटर वहाँ पे बाद में पहुंचे थे, उन्होंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया,
लेकिन ये तो सिर्फ एक मॉन्स्टर है, ऐसे न जाने कितने, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इन्हें ये भी अब पता लग गया है कि जो एक उड़ने वाली चींटी है या एंट मॉन्स्टर है, उसकी स्ट्रेंथ एक ए रैंक हंटर के बराबर है, जिस चीज को उन्होंने बाद में लैब में एनालाइज करके भी यानी पोस्टमार्टम के थ्रू भी पता लगा लिया और कंफर्म कर लिया है। वह प्रेसिडेंट का कहना था कि जिस आइलैंड पे इंसिडेंट हुआ है वो 120 किलोमीटर दूर था जेजू आइलैंड से, जहाँ से एंट आई थी। लेकिन अगर इसकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है आने वाले टाइम में, तो काफ़ी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो एंट्स इनकी कंट्री के भी सदर्न हिस्से में आ पाएंगी, और इसीलिए वो इमिडिएटली जापान से रिक्वेस्ट करते हैं हेल्प के लिए। साथ ही प्रेसिडेंट चीफ वू को ये भी कहते हैं कि जो आसपास के देश हैं उन सभी को भी वार्निंग भिजवा दी जाए इसके बारे में। ऐसे तो उन्हें पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, लेकिन अब एक एक सेकंड काफ़ी मायने रखता है। उन्हें ज़्यादा कोशिश करनी होगी कि पहले वो अटैक करे, ना कि इन एंड मॉन्स्टर को पहला चांस मिले और भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ को बढ़ाने का। इस मीटिंग कंक्लूजन के एंड में हम देखते हैं प्रेसिडेंट को फाइनली ये चीज़ अनाउंस करते हुए कि एज अ प्रेसिडेंट एसोसिएशन हंटर के वो अलाउ करते हैं 4th रेड मिशन को जेजू आइलैंड को ख़त्म करने के लिए। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है डीमन कैसल में, जहाँ हम देखते हैं कि जिनवू आइजल को कैरी कर रहा है और वो दोनों जा रहे हैं आइजल के फादर के कासल के पास, जो कि दिखने में तो काफी डोप था। जब आइजल अब होश में आ गई थी और उसे कीवन ने ले रखा था, जहाँ पे वो कहती है कि मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं बेहोश हो गई, कहीं आपको ये चिंता तो नहीं हो गई थी। जिस पे जिनवू कहता है कि सॉर्ट ऑफ। जहाँ पे हम देखते हैं इसके कुछ टाइम बाद ही वो कासल में पहुंच गए थे, यानी कि जो राइट रूफ फैमिली का कासल था, और वो यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि जो परमिट है ऊपर के फ्लोर्स पे जाने का वो यहीं पे मिलेगा। इसके अगले पल हम देखते हैं जो आइजल के फादर थे वो फ्रीक आउट कर जाते हैं जैसे ही वो देखते हैं जीनू को, जहाँ वो कहते हैं तुम ऐसे कैसे इंसान को यहाँ पर लेकर आ गई हो। जहाँ पे उनके डर तो देखिए आइजल को तो कोई समझ में नहीं आता। जब उसके फादर कहते क्या तुमने ये चीज़ देखी नहीं या नोटिस नहीं की, जहाँ हम देखते जीनू की शैडो में उसकी पूरी आर्मी थी, जो देखने में काफ़ी स्कैरी लग रहा था। जहाँ अभी कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो तो एक बात जान लो कि तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे। जब हम देखते हैं सारे डीमंस को उसके ऊपर सीधे वेपन्स को करते हुए, जब आइजल सबको समझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। वहीं जीन वो कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया आइजल को कि अगर तुम मुझे परमिट दे दोगे तो मैं किसी को हार्म नहीं करूंगा। वहीं पे राजा को भी अच्छे पता था कि उसने काफी खतरनाक विलन्स को यानी डीमंस को भी हराया, और यहाँ पे जिन वो कहता है कि मेरा काम हो गया। यहाँ पे अब डीमन के राजा का कहना था कि अगर तुम्हारा काम हो चुका है तो यहाँ से तुरंत चले जाओ, लेकिन जिनू कहता है कि एक चीज और रह गई। जब वो आइजल को पकड़ के कहता है कि मैं इसे भी कुछ टाइम के लिए बोरो करना चाहता हूँ, जो चीज किंग के लिए और आइजल के लिए दोनों के लिए काफी शॉकिंग था, जो कि हम इनके फेस के एक्सप्रेशन से समझ ही पाते हैं। जब जीन उसके पीछे का रीजन बताता है कि आइजल ने उसे बताया था कि वो हर एक लोकेशन स्पेसिफिकली गई डॉक्टर्स के थ्रू। वहीं जहाँ भी सारी चीज चली थी, हम दूसरी तरफ देखते हैं कुछ समय बाद जीन 90 फ्लोर पे पहुंच चुका है, यानी कि उसने बाकी सारे फ्लोर्स पे काफी जल्दी क्लियर कर लिए हैं। जहाँ जीन वो ये चीज भी बताता है कि कैसे जो इग्निस और टैंक है उन दोनों ने भी लेवल अप कर लिया है, और उनकी स्ट्रेंथ लगभग एस रैंक हंटर और ए रैंक हंटर जितनी है। फिर जीनू की भी जो कॉमेट पावर थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। वहीं देखते आइजल को जिसके पास वाइन की बॉटल थी काफी सारी, जहाँ वो सोच रही थी कैसे जो प्रेजेंट उसने प्रिपेयर किया था ताकि डिप्लोमेसी के थ्रू वो डील कर सके, वो सारी चीजें वेस्ट हो गई। जब जीनू इस बात सुनने कहता है कि तुम उसे वापस लेके जा सकती हो, वहीं पे आइजल का कहना था कि इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि 90 फ्लोर या उसके ऊपर जितने भी डीमंस हैं वो सभी बातचीत से नहीं मानने वाले। वहीं पे जीनू कहना था कि अगर मैं कमजोर होता क्या तुम लोग मेरे साथ डायलॉग डिप्लोमेसी करती। जहाँ आइजल को भी ये बात सुन के रियलाइजेशन होता है। वहीं पे जीनू कहता है कि मुझे पता है कि जितनी भी नोबल फैमिलीज है डीमन के अंदर वो सभी कम्पीट कर रही हैं, और मैं तुम्हारी रेडियस फैमिली को भी नंबर 1 बनाऊंगा। तो आइजल दे से कहती है उसका नाम राइडेरू है। जहाँ उसे रुकने के लिए क्या कहती है क्योंकि जीनू जा रहा था 90th फ्लोर पे, क्योंकि जीनू की लास्ट बात थी उसके मन में एक थॉट ले आया था। जहाँ क्वेश्चन पूछती है कि भला जीन वो आपने मेरी फैमिली को क्यों छोड़ दिया। जीनू का रिस्पॉन्स काफी सिंपल था, क्योंकि वो इसे पसंद करता है, यानी कि पसंद वाला नहीं बल्कि सिंपल पसंद वाला। जहाँ पे आइजल को तो काफी कुछ समझ में नहीं आता, उसके लिए ऑकवर्ड था या एम्बैरसिंग कहें। वहीं पे दूसरा जीनू सोच रहा था कि इसका भी रिएक्शन ऐसा क्यों है। जहाँ पे यही सेम चीज योजिन हो के साथ भी हुई थी। उसे सिंपल माइंडेड लोग पसंद है जो सीधी बात करते हैं और ज्यादा क्लेवर प्लान्स करने की कोशिश नहीं करते। वही जीनू डिसाइड करता है कि वो आइजल को वापस भेज देगा। जहाँ ये बात सुन के आइजल को काफी शौक लगता है। वहीं पे जीनू कहना था कि तुमने अभी बताया कि जितने भी अब डीमन नॉवल मिलने वाले हैं वो काफी ताकतवर होंगे, और इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारे फादर को प्रॉमिस किया तुम्हारी सेफ्टी का, तो मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ परमिट की लोकेशन बता सकती हो यहीं से।
आइजल को लगता है कि शायद उसने बहुत अच्छा काम नहीं किया या वो यूजलेस है, इसलिए जिनू ऐसा कर रहा है। लेकिन जिनू से कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया था उसकी हेल्प करके, जिसके लिए उसे थैंक्स भी करता है। लेकिन आइजल भी अपना माइंड बना चुकी थी, जो कहती है कि मैं तुम्हें एंड तक फॉलो करने वाली हूँ, यानी कि 100 फ्लोर तक, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि जिनवू क्या अचीव कर सकता है। जब जिनवू रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि टाइम के साथ वो और भी ज्यादा ऊपर चढ़ते जाते हैं, जहाँ पे जैसा कि आइजल ने बताया था जितने मैजिक बीस्ट है वो और भी पावरफुल होते जाते हैं और मॉन्स्टर का लेवल भी काफी ज्यादा था। लेकिन जिन वॉर्स की आर्मी सभी को डिफीट करती जाती है। जहाँ हम देखते हैं नोटिफिकेशन पॉपअप्स को कि कैसे धीरे धीरे करके वो 92, 93 और डिफरेंट फ्लोर्स पे जा रहा था, क्योंकि उसे ऊपर तो जाना ही है ताकि वो एलिक्सर ऑफ द लाइफ बना सके अपनी मदर को ठीक करने के लिए। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन को। वहीं पे इस ऑफिस के अंदर हम देखते हैं चोई को, यानी कि हंटर गिल्ड के प्रेसिडेंट को, और साथ ही में चाहाइन को, जो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उन्हें भी नोटिस आया है या ऐसे कहीं बुलावा आया है जेजू आइलैंड की रेड को ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही जो दूसरे गिल्ड है यानी कि व्हाइट टायर गिल्ड, उसके प्रेसिडेंट को भी यही सेम चीज आई थी। ये ऐसा कहीं जितने एसरेक हंटर इनकी कंट्री में उन सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। चाहाइन इस बात को सुन के सोचने पड़ जाती है क्या जिनवू भी वहाँ पे जाएगा। वन के थ्रू में यही पता लगता है कि जो इनकी पड़ोसी कंट्री है वहाँ के भी हंटर यहाँ पे आएंगे इनकी हेल्प करने के लिए, यानी कि जेजू आइलैंड का जो मिशन होने वाला है वो काफी बड़ा होने वाला है, जिसके पीछे एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्योंकि जो एंट है वो फ्लाई कर सकते हैं, तो वो भी यानी उनकी जो कंट्री है वो भी उस रेंज में आती है, और इसलिए काफी नेचुरल डिसीजन है कि वो साथ में मिलके जेजू आइलैंड को खत्म करें। जहाँ चोई का कहना था कि जब तक कोई भी उसे बस खत्म कर दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करने वाला कौन है। वहीं पे अब ये भी पता लगता है हमें कि डेट तो अभी डिसाइड नहीं हुई इस रेड की, लेकिन वो जल्दी होने वाली है। वहीं पे जो दूसरी कंट्री के हंटर्स हैं वो भी बैटल प्लान को बनाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे हम प्लेन के अंदर कुछ हंटर्स को देख भी पाते हैं। वही दो से तरफ सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं जिनू को, जो कि फाइनली डीमन कासल के 100th फ्लोर पे पहुंच गया था। जब आइजल ये चीज कह रही थी कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, भला ऐसा क्यों, ये दोनों नोटिस करते हैं आसमान में किसी अजीब सी चीज को उड़ते हुए, जो कि एकदम से काफी नियर बाय आती है और एक खतरनाक अटैक कर दी है, जो कि देखने में किसी ड्रैगन की तरह लग रहा था। जहाँ हम देखते हैं इस ड्रैगन की सवारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड डीमन बैरन है। जहाँ एक तरफ जिनवू इसकी ओवरवेलमिंग पावर को फील कर पाता है, हमें पता लगता है कि ये बंदा एक डीमन मोनार्क है जिसका नाम बैरन है। जहाँ एक पल के लिए जिनू के मन में भी संदेह आ गया था क्या वो इसे हरा पाएगा या नहीं, क्योंकि इसका ऑरा ही अलग लेवल का है। वहीं पे आइजल तो इस चीज को यानी कि इस खतरनाक ब्लड लस्ट को जो कि बैंड में से आ रही थी उसको झेल भी नहीं पा रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जहाँ पे जिनू को भी बात पता थी, जब वो आइजल को एडवाइस करता है कि उसके लिए चीजें यहाँ पे सही में खतरनाक हो सकती हैं। वहीं पे जिनू नोटिस करता है कि जो ड्रैगन है वो एक नॉन डीमन एंटिटी है, जहाँ उसके लिए भी ये चीज थोड़ी सी सरप्राइज थी। इस ड्रैगन का नाम था वेयम। दूसरी तरफ डीमन मोनार्क बैरन एक स्माइल के साथ ही इस युद्ध को चालू कर देता है, जहाँ पे जैसे ही अपना वेपन जिनू के ऊपर पॉइंट करता है हम देखते काफी सारे पोर्टल्स को चारों डायरेक्शन से खुलते हुए, जिसमें से अलग ही लेवल के डीमंस की आर्मी बाहर आती है, जिसके साथ ही जिनू के सामने काफी सारे नोटिफिकेशन एक साथ आते हैं, यानी कि उसके पास बहुत सारे मिशन आए थे इन सबको खत्म करने का। जहाँ हम देखते हैं आइजल और जिनवू पूरी तरह से घिर चुके थे चारों तरफ से इस डीमन आर्मी के, और ऊपर से उनके सामने था खुद डीमन मोनार्क बैरन। जहाँ एक तरफ डीमन आर्मी इनके ऊपर अटैक करती है, हम देखते हैं जिनू को अपनी पावर्स का यूज करते हुए, जहाँ वो भी अपनी शैडो आर्मी को समन कर लेता है, जहाँ पे खतरनाक युद्ध की शुरुआत हो जाती है। फिर चाहे वो टैंक हो जो कि सारे डीमंस को खत्म कर रहा था, वहीं पे कीबा भी कुछ कहीं कम नहीं था, जब अपनी मेज की पावर से सभी आर्मीज को एक साथ जला के राख कर देता है। आइजल भी सब चीज देख के काफी इम्प्रेस हुई थी, लेकिन फिर भी वो इनके अगेंस्ट में थे, यानी कि डीमन मोनार्क बैरन के, और इतनी सारी कॉम्बैट एबिलिटीज होने के बाद भी क्या वो जीत पाएंगे, इसका विश्वास अभी तक आइजल को तो नहीं था। जहाँ पे जाकर रूलर बैरन था उसके अपोजिट साइड में जिनवू था, जो कि एक इन्वेडर है जिसे खत्म कर देना चाहिए, और अब आइजल को सेकंड थॉट आ रहे थे कि आखिर उसे किसकी साइड चुननी चाहिए थी, कौन सा पक्ष उसके लिए ज्यादा सही होगा। जहाँ बैरन भी अब युद्ध के अंदर आ जाता है, जहाँ उसका पहला अटैक कितना खतरनाक होता है, जिससे आसमान से बहुत सारी बिजली गिरती है, जिसकी वजह से एक ही साथ में जिनू की जो पूरी शैडो आर्मी थी वो खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि आइजल भी मरने के काफी करीब थी, लेकिन जिनू एंड उन पे उसे बचा लेता है,
जहाँ आइजल जब डर के अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि जीनू ने उसने जस्ट मरने से बचा लिया। तो जीनू एनालाइज करता है ये कोई मामूली लाइटिंग नहीं है बल्कि इसका एक स्टन इफेक्ट भी है। ऐसे तो शैडो आर्मी वापस से रीजनरेट हो सकती है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसके वजह से जीनू का जो माना पावर है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, जो कि उसके लिए एक डिसएडवांटेज वाली चीज है। और इसीलिए ऐसा होने से पहले ही उसे बैरन को निपटाना होगा। जब हम देखते हो उसकी स्टील्थ और डैश जैसी एबिलिटीज को यूज करते हुए जब अपनी पावर को बूस्ट कर लेता है और भागते हुए गायब होकर सीधे बैरन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बैरन उसके स्टेल्थ को भी काफी आराम से डिटेक्ट कर लेता है और उसका जो अटैक था यानी कि जो स्नीक अटैक था चुपके से उसको भी ब्लॉक करके जीनू काफी दूर फेंकता है। जहाँ अब बैरन का जो लाइटनिंग अटैक था वो ट्रैक कर रहा था जीनू के पीछे, जहाँ जीनू के लिए काफी बड़ी परेशानी थी और उसे पता था कि कुछ ही पल में वो लाइटनिंग अटैक से लगने वाला है, जिसकी वजह से उसे फाइनली इग्रिस और फैंग की हेल्प लेनी पड़ती है। जहाँ फैंग अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए, क्योंकि वो एक मेज है, इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है ताकि जीनू को किसी तरीके की ओपनिंग मिल सके इस बैटल के अंदर। वो इस मोमेंट पे इग्रिस और जीनू मिलके उस ड्रैगन को सबसे पहले खत्म करते हैं। जब बैरन इस चीज को देख लेता है जिसकी वजह से काफी गुस्सा भी आता है। जब जीनू कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें जमीन पे ले ही आया, तब से ऊपर देख देखते मेरी गर्दन में मोच आ गई थी। वहीं पे बैरन भी अब काफी गुस्से में लग रहा था, जहाँ पे 1-to-1 फाइट करने के लिए रेडी था। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वापस से हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को। हम दूसरे कंट्री से आए हुए सारे हंटर्स को देख पाते हैं, जहाँ पे हमें उनके लीडर को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम था गोतो रियोजी, जो कि रो शॉर्ट गिल्ड का प्रेसिडेंट था। जहाँ पे उनकी ट्रांसलेटर इन सबको इंट्रोड्यूस कराती। वहीं पे हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यानी कि मिस्टर पार्क सोच रहे थे कि जापान का सबसे बड़ा हंटर गिल्ड है यानी कि ड्रो शॉर्ट गिल्ड। वहीं पे उसके अंदर टोटल 11 एस रैंक हंटर हैं सिर्फ एक इसी गिल्ड के अंदर, और इसकी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग ये एशिया में सेकंड नंबर पे आता है सबसे लार्जेस्ट गिल्ड के मामले में। वही प्रेसिडेंट का मानना था कि गोतो रियोजी की जो रेपुटेशन है वो उसे बिल्कुल सक्सीड करता है, यानी कि उसका जो ओवरऑल ऑरा था वो सही में काफी तगड़ा था। वही गोतो की जो ट्रांसलेटर होती है वो उसके कहने पे सभी को कहती है कि वो उन सभी को धन्यवाद करना चाहता है कि वो एक टीम बनकर एक असॉल्ट टीम को लेकर जाने वाले हैं जेजू आइलैंड पे। जहाँ पे प्रेसिडेंट पार्क का कहना था कि ये तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी और बल्कि उनको इन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो रिक्वेस्ट थी सपोर्ट के लिए वो इन लोगों ने की थी। जब उनके बीच की मीटिंग को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ ट्रांसलेटर का कहना था कि जो भी इंफॉर्मेशन फाइल के अंदर इन्हें मिली थी उससे ये 2 कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। पहला तो जो एंड का लाइफ स्पैन है यानी कितने टाइम तक जीवित रहते हैं, और दूसरी चीज़ जो अंडे टूटते हैं यानी कि और जो नए एंड पैदा होते हैं उनका क्या रेट है। जहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई भी एंड अपने अंडे से बाहर निकलने के बाद कम से कम 1 साल तक जीवित रह सकती है, और अगर जो एंड की क्वीन है उसे मार दिया जाए तो बाकी जितनी भी एंड्स हैं वो सभी 1 साल के अंदर अप्रोक्सली मारी जाएंगी। भी आगे डिस्कशन में इन्हें बताया जाता है यानी कि कैसे जो ये एंड्स मॉन्स्टर है इनका बिहेवियर बिल्कुल रियल लाइफ एंड जैसे ही है। साथ ही में ये एंड्स उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है जहाँ पे कोई स्ट्रॉन्गर एनिमी होता है या जिसकी माना पावर ज्यादा होती है। जो चीज़ उन्हें लास्ट के 3 रेड के बाद पता लगी थी, यानी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है मिशन के थ्रू, जहाँ इस पर्टिकुलर हैबिट का यूज़ करके अपने कॉम्बैट प्लान को बनाने वाले हैं। वहीं पे प्रेसिडेंट पार्क का भी कहना था कि हमने भी अपने एक्शन में इस तरह की चीज़ों को नोटिस किया था एंड्स के बारे में। वही प्रेसिडेंट पार्क मन में सोच रहे थे कि मुझे पता नहीं था कि इन लोगों ने भी इतनी थॉरोली सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एनालाइज कर लिया इतने कम टाइम में। वहीं पे हम देखते हैं अब गोतो रियोजी को भी बोलते हुए, जो कि कह रहा था इस मिशन के लिए उनकी तरफ से टोटल 10 एस रैंक हंटर जाएंगे जहाँ पे वो भी इंक्लूड होगा। तो ये चीज काफी शॉकिंग थी चीफ वू के लिए भी और प्रेसिडेंट पार्क के लिए भी, जहाँ पे गोतो रियोजी आगे एक्सप्लेन करता है कि जो हमारे हंटर होंगे वो बाकी सारी जितने भी एंड की आर्मी है उनको लूर करेगी, यानी कि बाहर की तरफ बुलाने की कोशिश करेगी आइलैंड के शोर्स पर, और इनकी कंट्री के जो हंटर होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्वीन एंड को संभालना। जहाँ पे प्रेसिडेंट को लगा था कि आखिर इनके 10 हंटर इतनी सारी एंट आर्मी को कैसे फेस करने वाले हैं। गोतो रियोजी का कहना था कि जब तक वो बेट की तरह बिहेव करेंगी तब तक उन लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। गोतो रियोजी की टीम की रिसर्च के अकॉर्डिंग और जो उन्होंने एयर टेक्निक्स भी यूज की थी उसके अकॉर्डिंग यही सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन या प्लान हो सकता है इनकी जीत के लिए।
जहाँ पे अब जो प्रेसिडेंट पार्क थे उनका भी ये चीज मानना था, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे इस प्लान के अंदर, क्योंकि वो टोटल 10 एस रैंक हंटर तो इस मिशन के लिए नहीं भेज सकते थे, और इसीलिए वो एग्री कर जाते हैं फाइनली ये कहते हुए कि जो प्लान ये लोग सोच रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो भी आगे की तैयारी करेंगे और प्रिपरेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ डीमन कासल में अभी फाइट होने के बाद भी चल रही थी, जहाँ हम देखते जिनो की जो आर्मी है अपना जी जान लगा रखी थी डीमन मोनार्क बैरन की आर्मी को हराने के लिए, लेकिन फिर भी वो उन पे भारी पड़ रहे थे। वहीं पे खुद डीमन मोनार्क बैरन भी बहुत ही पावरफुल अटैक्स का यूज कर रहे थे, जहाँ हम देखते हैं एग्रिस को फाइनली सीधे उसी के ऊपर अटैक करते हुए, जहाँ पे बैरन इसको आराम से ब्लॉक करके उस पे काउंटर अटैक भी करता है, लेकिन जिनो भी एग्रिस की हेल्प करने के लिए वहाँ पे आ जाता है। जहाँ एग्रिस की इस मूव की वजह से जिनो को एक ओपनिंग मिली थी, लेकिन जिनो के इस क्रिटिकल अटैक को भी बैरन ब्लॉक कर देता है, जो कि काफी शॉकिंग था जिनो के लिए, जब बैरन उसे काफी क्लोज रेंज में आने की वजह से आराम से कैप्चर कर लेता है, जान के अपने जिनो को एक हाथ से पकड़ के ऊपर उठा देता है, जो कि काफी क्रेजी तो था देखने में। जब जिनो की जान खतरे में देखकर कीबा, एग्रेस और बाकी लोग भी यहाँ पे बैरन को किसी तरह से रुकने की कोशिश करते हैं चारों तरफ से, जहाँ ऐसा होते देखकर बैरन एक ऐसा अटैक यूज करता है जहाँ पे एक साथ ही सभी लोग खत्म हो जाते हैं। जहाँ जिनो तो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि नोटिफिकेशन पॉप आने के बाद जहाँ इसकी जो माना पावर है वो पूरी तरह से डिप्लीट हो जाती है, जिसका मतलब है अब शैडो आर्मी वापस से नहीं आ सकती फाइट के लिए अभी। तो वही जिनो देखता है कि बैरन के अब दोनों हाथों में एक डैगर शॉट था, जहाँ पे 1-to-1 फाइट के लिए रेडी था, जो चीज आइजल के लिए भी काफी खौफनाक थी, जब अपनी आंखों से विटनेस करी थी इन दोनों को लड़ते हुए, जहाँ पे उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उनकी फाइट के बीच में से भी जो स्पार्क्स होते थे, यानी कि अटैक के बाद जो रिएक्शन होता है सिर्फ उसी को देख पा रही थी, उसकी आंखों की स्पीड मैच नहीं कर पा रही थी इनके अटैकिंग के स्पीड को। इस फाइट के अंदर जीन वो बार बार अटैक को, यानी कि जो क्लोज रेंज में अटैक होने वाले थे बैरन की तरफ से, उनसे भी तो ब्लॉक कर ले रहा था, लेकिन डीमन मोनार्क बैरन सेम मोमेंट पे आउट रेंज या ऐसा कहे लॉन्ग रेंज के अटैक भी, यानी अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले पावरफुल अटैक सेम टाइम पे करता है, जो कि जिनवू के इन्वायरमेंट को और ज्यादा स्कैरी बना देते हैं, और उसकी जितनी ओपनिंग्स होती है वो भी खत्म हो जाती हैं बैरन को हराने के लिए। लेकिन जिनवू भी लगा रहता है, जहाँ हम देखते हैं उसे अपने आप को पुश करते हुए, क्योंकि लगातार बैरन को खत्म करने के लिए एक के बाद एक क्रिटिकल अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इस फाइट का इम्पैक्ट आसपास की जगह पे भी हम देख पाते हैं, जहाँ डिस्ट्रक्शन तो अलग ही लेवल का हो रहा था। वहीं पे फाइट में एक मूवमेंट ऐसा भी आता है जहाँ पे जिनवू को एक अटैक को ब्लॉक करने की वजह से डैगर को छोड़ना पड़ता है, जहाँ पे अब जिनो के पास डैगर नहीं था। वहीं पे बैरन काफी क्लोज रेंज से सीधे हेड ऑन अटैक कर देता है जिनो के ऊपर, जो जिनो के पास भी अब कोई चार नहीं था अपनी शेयर फिजिकल स्ट्रेंथ से और अपने हाथों से ही उन डैगर्स को रोकने के, लेकिन जहाँ वो इस चीज में बिजी था उसकी बॉडी पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड थी, जहाँ पे बैरन इस चीज का फायदा उठाता है और हम देखते हैं कितने माउथ से एक अलग ही लेवल के अटैक को लॉन्च करते हुए, जहाँ जिनको पता था कि अब वो नहीं बच सकता। वही इस मोमेंट पे जहाँ पे जिनो के लिए चीजें काफी क्रिटिकल और डिफिकल्ट हो गई थी, हम देखते हैं आइजल को एक डैगर को फेंकते हुए बैरन के ऊपर, जिसकी वजह से कुछ स्प्लिट सेकंड के लिए बैरन का ध्यान आइजल के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर आइजल डर तो काफी जाती है, लेकिन इस मोमेंट का फायदा उठा के हम देखते हैं जिनो को अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए, जहां उसने इस मोमेंट के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को तो बूस्ट किया ही था, साथ में वो रूलर्स हैंड का भी यूज करता है। जहाँ ऐसे इंटेंस फाइट के बाद एक काफी मुश्किल से एक पॉइंट आता है जहाँ पे जिनवू बैरन के दोनों हाथों को उखाड़ देता है, जिसके बाद ही बैरन रुकने का नाम नहीं लेता और लगातार एक दूसरा अटैक करने के लिए रेडी था क्लोज रेंज से। वहीं पे अब जिनवू भी थक चुका था, लेकिन वो फाइनली एक ऐसा पंच देता है जिसके बाद हम बैरन को हारते हुए देखते हैं। इस अटैक की इंटेंसिटी का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि जब इसका इम्पैक्ट डीमन मोनार्क को लगता है तो इसके वजह से पूरे आसमान में ऐसा ब्लास्ट होता है जैसा कि मानो कोई न्यूक्लियर बम फटा हो। आइजल को भी अपनी आंखों विश्वास नहीं हो था जो चीज विटनेस कर रही थी। वहीं फाइनली डीमन मोनार्क बैरन को हम जमीन पे गिरते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही नोटिफिकेशन पॉपअप आता है कि आपने डीमन कासल को कॉन्कर कर लिया है और जो बैरन की सोल थी उसको भी रिट्रीव करने का काम हो चुका है। वहीं डीमन कासल के अंदर ऐसा लगता है मानो कोई नई सुबह आई हो। हम देखते हैं जीवन को थक के जमीन पे गिरते हुए, जहाँ आइजल ऐसा देखकर भाग के उसके पास आती है, लेकिन जिनो की स्माइल के साथ उसे कहता है कि जाओ अपने किंग फादर को बता दो कि जो तुम्हारी रेडियस फैमिली है वो अब टॉप पे आ चुकी है। जहाँ आइजल को ये बात सुन के काफी खुशी होती है, जहाँ एक स्माइल के साथ ये कहती है कि मेरी फैमिली का नाम रेडियस नहीं बल्कि राइडरू है
और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ओवर हो जाता है। एपिसोड तो खत्म हो गया, लेकिन हमारे वीडियो नहीं, आने वाले वीडियोस में आपको पता लगेगा कि आखिर ये ग्योतोरोजी किस मिट्टी का बना है, यानी कि आखिर क्यों सेकंड लार्जेस्ट गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और इसके अंदर टोटल 10 एस रैंक हंटर काम करते हैं, जहाँ खुद भी एक बहुत ही पावरफुल, या ऐसे कई उनकी कंट्री में सबसे पावरफुल एस रैंक हंटर है। वही दूसरी तरफ जेजू आइलैंड को लेकर अब क्या क्या चीजें होने वाली है, और आखिर जेजू आइलैंड जिसका इतनी देर से हम नाम सुन रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है। इस आइलैंड में ऐसा क्या है जहाँ से अजीब से एंड के मॉन्स्टर निकल रहे हैं, जो कि अकेला एक एंड मॉन्स्टर ए रैंक हंटर के इक्वल का है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के सोचे तो अगर इतने सारे एस रैंक हंटर एक जगह होंगे, जहाँ पे जापान के टोटल 11 एस रैंक हंटर और कोरिया के भी बहुत सारे हंटर हैं, जिनमें जिनवो, व्हाइट टाइगर गिल्ड का बेक और हंटर गिल्ड का चोई, इसके जैसे इतने सारे हंटर एक जगह हो और लड़ाई हो ही ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको एक छोटा स्पॉइलर दे तो इनके बीच में काफी खतरनाक बैटल होने वाली है, जिसको आप एज अ प्रैक्टिस मैच समझ सकते हैं, जहाँ पे अपना जिनो अब क्या करेगा वो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियोस की। इसी के साथ ही वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपने ओपिनियंस हमें बताएं। तो इसी के साथ बाय गाइस।